अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने बड़े दिन से पुरानी किसी फिल्म का रिव्यू नहीं दिया था, आज उसका देंगे। एक फ़िल्म आई थी 1983 में, 25 नवंबर 1983 को। अल्ताफ़ हुसैन साहब उसके डायरेक्टर थे। फ़िल्म का नाम था रुस्तम ते ख़ान। रुस्तम ते ख़ान जो थी वो 25 नवंबर को आई और लाहौर में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी मेट्रोपोल सिनेमा पर, जबकि कराची में ये फ़िल्म आपको मेट्रोपोल के साथ एक और इश्तिहार नज़र आ रहा होगा, अफशा सिनेमा पर आई थी। लेकिन ये आई थी वहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल में 10 फरवरी को, ये लिखा भी हुआ है ऊपर। तो 25 नवंबर को लगने वाली ये फ़िल्म लाहौर में, अल्ताफ़ हुसैन साहब इसके डायरेक्टर थे, नासिर अदीब इसके राइटर थे। ये फ़िल्म उतरी जनाब 6 अप्रैल 1984 को, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल को यहाँ पे 6 अप्रैल को ये फ़िल्म उतरी थी और 6 अप्रैल को यहाँ पे फ़िल्म आई थी हैबत खान। रुस्तम ते ख़ान जो है, इस फिल्म को इंडिया में कॉपी किया था, लेकिन उसका नाम अभी तक हमें सामने नहीं आया। अगर किसी दोस्त भाई को पता हो तो बताए, ताकि हम उसका फिर सीन टू सीन जो कॉपी होती है, जिस तरह हम बनाते हैं, उसको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम रुस्तम ते ख़ान के बारे में आपको बताते हैं। रुस्तम ते ख़ान की कास्ट में शामिल बड़ी ज़बरदस्त कास्ट थी इसकी। अंजुमन, सुल्तान राही, मुस्तफ़ा कुरैशी, यूसुफ खान, ज़ुमरद, बहार और इलियास कश्मीरी, और इसके साथ और लोग भी शामिल थे। नाज़ली भी थी और एक नया चेहरा भी था, नरगिस, उस वक्त के हिसाब से, वो ये वाली नरगिस नहीं। रुस्तम ते ख़ान जो लोग फिल्में देखते हैं, बनाते हैं, अगेन मैं कहूँगा कि उनको चाहिए कि ये फ़िल्म भी देखें, क्योंकि इंडिया में अल्ताफ़ हुसैन साहब की 4-5 फिल्में कॉपी की। नो डाउट के 1990 की दिहाई के बाद शान को रख के अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी फिल्मों की, इंडियन फिल्मों की कॉपीज़ किया उनको। लेकिन फ़िल्म बनती कैसे है, जिस तरह हम टीवी और ड्रामे का अक्सर बहस करते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि फ़िल्म के अंदर कैसा उसका बिल्टअप होता है, वो आगे स्टोरी आगे कैसे चलती, ग्रो करता है, और किस तरह उसका क्लाइमैक्स आता है, किस तरह एंडिंग होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें पाई जाती हैं रुस्तम ते ख़ान में। रुस्तम ते ख़ान की जो शुरुआत है वो नॉर्मल उसी तरह होती है जिस तरह एक है फ़िल्म। लेकिन उस फिल्म को शुरू में ही एक मोड़ ऐसा आता है कि जिस वक्त जो शुरू में अगर देखें तो नासिर अदीब साहब ने वही वाला फार्मूला रखा है, मौला जट वाला, कि सारे लोग खड़े हैं देहात के अंदर, गांव के अंदर, गांव का सेट है और वहाँ पे मुजरा होता है, और मुजरे को आगे, खैर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें तो आलिया आगे आगे भाग रही होती है, लेकिन मिलता जुलती चीज़ें काफ़ी सारी उसमें हैं। तो जहाँ पे फिर आप शुरू में गाना सुने इसका, जहाँ पे कहते चौधरी जी दिल देना है कि नहीं, ये ज़रा सुनिएगा जो शुरू में ही है। तो देखा आपने नूर जहाँ, इसके तमाम गाने नूर जहाँ साहिबा ने गाए, तो ये गाना बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने पिक्चराइज किया। अल्ताफ़ हुसैन साहब को बड़ा मलका हासिल है, ख़ासतौर पे धीरानी, और अगर साला साहब के आप गाने देखें उसमें भी आपको ये चीज़ नज़र आती है। तो इसी तरह इसका भी एक बड़ा ज़बरदस्त इसको पिक्चराइज किया गया है। उसके बाद एंट्री होती है इलियास कश्मीरी साहब की और हबीब की। इलियास कश्मीरी साहब का मशहूर ज़माना डायलॉग था, ओए फड़ लो एनू ओए। तो ये ज़रा सुनिएगा, ये हर फिल्म में बोलते थे वो। तो ये नाज़रीन आपने देखा फड़ लो इनू। तो इस फड़ लो इनू के बाद जनाब हबीब साहब जो है ज़ुमरद को अपना एक जीवन साथी बनाने का फ़ैसला कर लेते हैं। वो नाचने वाली होती है और वो उसको घर ले आते हैं, और फिर उस वहाँ पे आमना सामना होता है बहार के साथ, जो ऑलरेडी चौधरी की बीवी है और उनका भी एक बच्चा है। तो वहाँ पे किस तरीके से उसको देखती है। और उसके बाद हबीब साहब को मार दिया जाता है। तो यानी कि शुरू के अंदर ही देखने वाले को धचके भी लगते हैं, गाने भी सुनने को मिल जाता है। तो एक मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला फिल्म बनती कैसे है और किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट होती है। फिल्म के अंदर आगे अगर आप चलें तो फिर एक गाना आता है जो फिल्म का एक थीम सॉन्ग कह सकते हैं उसे, क्योंकि उसी के बुनियाद के ऊपर सुल्तान रही साहब की याद आई भी वापस आती है। लेकिन गाना क्या है, ज़ुमरद का एक गाना है, पींग दा गुलारा एक चंद एक तारा, वख नहीं होंदा खून चाहे तोड़े जग सारा, इस तरह का। ज़रा मैडम नूर जहाँ ने इसमें भी कमाल किया है, सुनिएगा ये गाना ज़रा ज़ुमरद का। और इस तरीके से ये जो फिल्म है आगे बढ़ती है, और उसके साथ ही फिर यूसुफ खान साहब जो हैं वो फिल्म में तकरीबन
35-40 मिनट जब फिल्म की शुरुआत हो चुकी हैं, यूसुफ खान साहब की एंट्री है। वो एक बच्चा जो बाहर का होता है वो यूसुफ खान होता है और इसका नाम खान होता है। जो दूसरा बच्चा है ज़ुमरद का वो होता है सुल्तान राई। लेकिन यूसुफ खान की एंट्री जो है वो पहले है और सुल्तान राई साहब की एंट्री जो है वो तकरीबन 1 घंटे के बाद होती है, 1 घंटा 6-7 मिनट पे। जहाँ पे सुल्तान राई साहब की एंट्री है वो देखिएगा सीन किस तरह से है। और इसके साथ ही सुल्तान राई इसके साथ मुस्तक ऋषि साहब का भी जो है वो ज़बरदस्त किरदार है और मुस्तक ऋषि साहब ने मौला जट की तरह इसमें भी जान डाली। मुस्तक ऋषि साहब के किरदार की खूबी ये है कि उनके साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक इस तरह का है, अलग सा म्यूज़िक है बिल्कुल। और मुस्तक ऋषि साहब जो हैं वो सांप बने हुए हैं। पहला सीन जो मुस्तक ऋषि का है वो देखें और उसमें मुस्तक ऋषि कहता है कि मैं चिड़ियाँ खान, एक जगह मुस्तक ऋषि साहब कहते हैं कि मैं चिड़ियाँ खान वाला सप नहीं हाँ, मैं बंदे खा जाना वहाँ। ज़रा देखिएगा। और फिर जो दो मशहूर टक्कर की जोड़ी सुल्तान राई मुस्तक ऋषि साहब की, इनका आमना सामना कैसे होता है। दीवार तोड़ रहे हैं और उस साइड पे वो और उस साइड पे वो, कहना है तू दीवार इस कड़े चू भी लंघ सकना वा, तेरे चू भी लंघ सकना वा। सुल्तान राई मुस्तक, ये ज़रा डायलॉग सुनिएगा इसका। तो ये मैं अभी आपको कुछ सीन दिखा रहा हूँ, फिर मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। और आगे जब ज़ुमरद को मिलने के लिए आते हैं सुल्तान राई साहब, वहाँ पे सुल्तान राई साहब जो हैं वो क्या कहते हैं कि इंज मिलांगे कि कलेजी ठंड पे हुई। लेकिन सुल्तान राई साहब ने वहाँ पे बड़ी कमाल की अदाकारी की है, बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है। और मेरे ख्याल में इस फिल्म को अगर ज़ुमरद की फ़िल्म, बाहर से ज़्यादा ज़ुमरद की फ़िल्म कहा जाए तो मेरे ख्याल में यह गलत नहीं होगा। ये देखिएगा जहाँ पे वो कहते हैं जेल वाला सीन जो है। फिर आगे इसके अंदर जो गाना है लकाने पुआए कुंगरू नचना पै गया कंजरी बन के, यूँ वो नाजली क्योंकि उनकी बहन होती है। ये सीन भी ज़रा देखिएगा जहाँ पे मुस्तक ऋषि जो सुल्तान रही है वो वहाँ पे वो करवाते हैं। यूसुफ खान साहब, उनके साथ एक गाना है खान जी जो है नावी पलाते, नावी खान नावी पलाते, इस तरह वो एक, ये ज़रा देखिएगा। यूसुफ खान और अंजुमन का ये गाना है, ये ज़रा देखिएगा। सोना खान मेरा होना सोना ना, और उसके बाद फिर काफ़ी सारे सीन ऐसे हैं जिसमें मुस्तक ऋषि साहब के डायलॉग के पीछे वाकई नासिर अदीब साहब की झलक नज़र आती है। जिस तरह वो मैंने पहले बताया, मैं बंदे खा जाना वहाँ तो तेरे मैं बंदे खा जावा, तेरे बाल खा जावा ते फिर, तो ये वाला ज़बरदस्त सीन डायलॉग है। फिर जिस जगह वो देखता है अपनी मंग को घुंघरू पहने हुए हैं, वो फिर इलियास कश्मीरी को कहना है एक शर्मनाक ख्वाब तू वेख रहे हो या मैं वेख रहा हूँ। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये जो फिल्म है, पहले मैं नासिर अदीब साहब के डायलॉग बहुत ज़बरदस्त है इसमें हमेशा की तरह, और राइटर की झलक भी नज़र आती है। उसके साथ साथ डायरेक्टर ने इसको कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ को डालना था, कहाँ किस की एंट्री डालनी है ये, और जहाँ पे ज़्यादा अदाकार हों वहाँ पे ये चैलेंज होता है। यूसुफ खान साहब ज़रा सीनियर भी थे, सुल्तान राई साहब तो वैसे भी इनकी आपस में नहीं लगती थी, तो डायरेक्टर ने उनको नो डाउट शुरू में रखा है। 35-40 मिनट के बाद सुल्तान राई साहब की एंट्री लेट है, लेकिन लेट एंट्री के बावजूद भी वो इस फिल्म में भी कातिल फिल्म में तो खैर शार्ट किरदार था, लेकिन इस फिल्म में भी वो छा जाते हैं सुल्तान राई साहब। ये उनका मलका था, उनका ये क्रेडिट कोई नहीं ले सकता। फिल्म का टेम्पो बदलने का जो एजाज़ है या जो क्रेडिट देना चाहिए सुल्तान राई साहब की वजह से फिल्म का टेम्पो वाकई बदलता था। सो यूसुफ खान साहब तो नॉर्मल फिर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो फिल्म का टेम्पो तब्दील करने का जो उनको खासा हासिल था सुल्तान राई साहब को, वो भी था। लेकिन उसके साथ साथ डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है कि उन्हें पता है कि मैंने किस बंदे को किस जगह पे यूज़ करना है। ये एक अल्ताफ़ हुसैन साहब को क्रेडिट देना चाहिए।
और फिर गानों की प्लेसिंग भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है। उन्होंने जहाँ पे सेट लगाए, मतलब गाँव के लगाए या ओरिजिनल है, वो भी ज़बरदस्त है। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है। फिर मुस्तफ़ा क़ुरैशी साहब की अदाकारी बहुत ज़बरदस्त है। यूसुफ खान अपने किरदार में अच्छे नज़र आते हैं। थोड़े एज ज़्यादा थी, ज़ाहिर है वो एक बंदा 50 से काम कर रहा हो। सुल्तान अली उनके बाद आए थे, वो भी काफ़ी सीनियर थे, लेकिन सुल्तान अली साहब का इतना पता नहीं चलता जितना यूसुफ खान साहब का पता चलता था कि एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो यकीनन जो है बाहर से बड़े ही लग रहे थे। तो ज़मुरद की अदाकारी बहुत अच्छी है इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म में हालांकि उस तरह से कॉमेडी नहीं जिस तरह होती है, डाला जाता है, कोई इस तरह कॉमेडियन नहीं है, लेकिन कहीं पे भी आपको इस चीज़ को फील नहीं होता कि यहाँ पे कॉमेडियन नहीं है। और फिल्म का जिस तरह अब यूसुफ खान का इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा नर्म इस तरह से है कि फिल्म की स्टोरी इस तरह के नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, सारे घर में आ रहे हैं, ये वो सारा कुछ। लेकिन उसके बाद ही सुल्तान अली साहब की या मुस्तफ़ा क़ुरैशी की जब एंट्री आती है तो देखने वाले को एक तेज़ी नज़र आती है। तो ये जहाँ जहाँ पे फिल्म का उन्हें पता है अल्ताफ़ हुसैन साहब को कि इस जगह पे ये चीज़ डालनी चाहिए ताकि निकल जाएगी, क्योंकि शुरू में तेज़ कर चुका हूँ मैं फिल्म, उसके बाद थोड़ी सी नरम करने के लिए यूसुफ खान साहब की एंट्री है, उसके बाद फिर उसको मज़ीद तेज़ करने के लिए फिर सुल्तान, ये होती है फिल्म। और कैमरे की उस ज़माने के अंदर इन्होंने पैन शॉट भी लिए हुए, जहाँ पे बाहर गांव में गलबन सुल्तान का सीन है या किसका सीन है, वहाँ पे पैन कैमरा पूरा घुमाया उन्होंने। ये होती है फिल्म जिसको आप कहते हैं। और यही वजह है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 फिल्में सीन टू सीन इंडिया ने कॉपी की है अल्ताफ़ हुसैन साहब की। साला साहब हम बता चुके हैं आपको, धीरानी की कॉपी उन्होंने की है, मेहंदी फिल्म की उन्होंने कॉपी की है, तो ये रुस्तम खान की है। तो ये नए देखने वालों को चाहिए कि फिल्म इस तरह बनती है। अगर आप कोई शुएब मंसूर की तरह फिल्म बना रहे हैं अलग सी, जिसकी स्टोरी अलग है, जिसके अंदर कोई आर्ट का टच है, जिसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा है, फिर तो आप देख लें कि आपके अंदर अगर वो टैलेंट है। लेकिन जब आप फार्मूला फिल्म बना रहे हैं उसके अंदर आप फिर कोई नई नई साइंसें नहीं लड़ा सकते। फार्मूला फिल्म को फिर फार्मूला फिल्म की तरह ही बनाया जाता है। नाजरीन, ये रुस्तम खान है, इसका अगर हमें मिलेगा इंडिया गिफ्ट तो हम बताएंगे। अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।